हर कुत्ते को जो है ढेला मारना आवश्यक नहीं होता है। कुत्ता जा रहा है सड़क पे, उसको जाने दीजिए। कुत्ते का जीवन वही है, वो इधर उधर नाली में मुंह मारेगा, कहीं कुछ टट्टी मिलेगी, नैपी में कुछ फंसा हुआ है उसको चाटेगा। तो ये गटर में पाए जाते हैं, ये सड़क के किनारे कहीं सोए रहते हैं। तो ये तो आपको तभी सोचना चाहिए था जब आप बंदूक लेके उनके घरों में घुसे। तो आपको पता नहीं था इजराइल तुम्हारी क्या हालत करेगा। इन्हीं हाथों से 10 यहूदियों को मारा है अब्बू। आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए और गौरव का अनुभव कीजिए कि आपके बेटे ने मतलब कितना कमाल का काम किया है। हमास तो बोल रहा है हम कुरान वाले लोग हैं, हम इस्लाम वाले लोग हैं, हम आपको हार्म नहीं करेंगे। कितनी गजब की बात होगी, कितनी अच्छी बात होगी। आप सोचिए 1 मिनट के लिए, किसको डिफेंड कर रहे हो भाई? जिसने बच्चों की हत्या की है, जिसने युवतियों का रेप किया है, युवतियों की शवों के साथ रेप किया है, युवतियों के शवों के बीच में जो उनके दोस्तों के थे, मित्रों के थे, उन शवों के बीच में रखकर उनका रेप किया। तुम्हें भी आश्चर्य तभी होता है, कह रहे मुसलमान नहीं है बॉम्बर। तुम भी एक्सपेक्ट करते हो जितने टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उसमें किसी मुसलमान का ही नाम आए और एक डेटा निकाल लो। आश्चर्य सबको होता है, कह रहे ये बॉम्बर मुस्लिम नहीं है। अच्छा, पूरा विश्व, हर एक व्यक्ति इनके बारे में लिख सकता है कि इन्होंने वहाँ बम फोड़ा, इन्होंने वहाँ बम फोड़ा, इधर रेप किया, उधर जो है हत्या की, उधर जो है बच्चे को जला दिया, उधर किसी की गर्दन काट दी, उधर पत्रकार को मार दिया। यही सब चलता है। हमास जो आज कर रहा है वो भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद या जिससे भी ये कंपेयर कर रहे हैं इंडियन रिवॉल्यूशनरी और क्रांतिकारियों से, कितने लोग इसमें रेपिस्ट थे। क्या कंपैरिजन कर रहे हो? सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी अपने सैनिकों को बोलते थे जाके घुस के रेप करो लोगों का। याद कीजिए यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने क्या बोला था कि हमें तुम्हारा ये सब एड फेड नहीं, हमें पैसा चाहिए और हमें बम और हथियार चाहिए लड़ने के लिए। यहाँ पे भी वही होने जा रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा वैसे वैसे आपको ये दिखेगा कि मोर एंड मोर कंट्रीज आर सेंडिंग देम वेपन्स, मनी, और ये पैसे लेके हमास वाले भाग जाएंगे कतर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि लगातार हम जब भी वॉर के ऊपर इन सब पे रिपोर्ट करते हैं तो यूट्यूब जो है डिमोनेटाइज कर देता है। तो आपका सहयोग जो है अपेक्षित है। सहयोग करें ना करें, वीडियो को देखें और दिखाएं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको समय के साथ साथ मिलता रहे। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इजराइल के गाजा युद्ध के 23वें दिन के बारे में। वस्तुतः पिछले 10-12 दिनों में क्या क्या हुआ उसके ऊपर और कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसको लेकर के किस तरह से इंटरनेशनल लीडर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरह से प्रोपेगेंडा वॉर जो है फ़िलिस्तीनियों का, जो हमास के समर्थक हैं वो किस तरह से एक एक करके फर्जी वीडियो जो है वो एक्टर्स से एक्ट करवा रहे हैं, भारत में किस तरह से उसका रिस्पांस आ रहा है। सोनिया गांधी ने आज सुबह एक आर्टिकल लिखा है कि किस तरह से मतलब हमास ने जो किया वो कोई टेरर एक्ट नहीं है, मतलब बोल नहीं पाई बेचारी, कैसे बोल पाएंगी। यूएस जो है कमला हैरिस जो है उनका भी स्टेटमेंट आया है। रूस में एक एयरपोर्ट पे ये लोग घुस गए, फ़िलिस्तीनी समर्थक जो मुसलमान थे वस्तुतः, और वो खोज रहे थे एक एक यहूदी को। उनको जब पता चला कि तेल अवीव से एक एयरप्लेन आया है और उसमें जो है कुछ ज्यूज़ हो सकते हैं। इन्हीं सब पे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कि लेटेस्ट अभी चल क्या रहा है गाज़ा में। अभी चल जो रहा है वो है कि तीनों फ्रंट से बुरी तरह से, मतलब इजराइल जब करता है बुरी तरह से ही करता है, तो वो चल रहा है कि नेवी भी अब व्यस्त हो गई है बॉम्बिंग में। एयरफोर्स तो लगातार कर ही रही थी और अब ग्राउंड ऑपरेशंस भी पिछले कुछ दिनों में हर एक दिन जो है वो इंटेंसिफाई होता जा रहा है। पीएम नेतन्याहू ने भी कहा है कि हम जो है अब एक लंबे और कठिन युद्ध के लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये चलने वाला है। चलने वाला इसलिए भी है क्योंकि हमास केवल ऊपर में ऑपरेट नहीं कर रहा है। हमास ने इसकी पूरी 2 वर्षों से
तैयारी तो 7 अक्टूबर वाले इवेंट की ही थी। इसके अलावा ये लंबे समय से कुछ ऐसे जो इनके मित्र राष्ट्र हैं, जैसे कतर है, ये सब सहयोगी राष्ट्र हैं, उनसे फंडिंग पाके, चीन के आपको PLA के बारे में बोला जा रहा है कि वो लोगों ने ट्रेनिंग की। इज़राइल के IDF ने कहा है कि इनके पास ईरान के इन्वॉल्वमेंट के कि उन्होंने भी ट्रेन किया है, उसके साक्ष्य भी उनके पास मिले हैं। प्लस जिस तरह से ये रॉकेट्स केवल बना नहीं रहे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। क्लासनिकोव राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रहा है। तो हमास जो है, ऐसा नहीं है कि गाज़ा एक छोटा सा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक छोटा सा एक छिटपुट एरिया है, इज़राइल के नियंत्रण में रहता है, नहीं। वो प्रॉपर अब है कि इसमें विश्व को 2 भागों में विभक्त करने की चेष्टा हो रही है, जिसमें एक प्रो हमास होगा, एक प्रो इज़राइल होगा। प्रो हमास वाले ये बिजनेस मॉडल एक तरह से चलाना चाह रहे हैं, यूक्रेन वाला, कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम भिखमंगे हैं, लेकिन हम क्या है, हम एक एग्रेसर से लड़ रहे हैं, इसलिए वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये सब जो है इसमें इन्वॉल्व हो और हमें पैसा दे, हमें फंड दे, हमें आर्म्स दे, एम्यूनिशन दे, और हम जो है इन लोगों से लड़ेंगे। इसमें भी वही है, रूस एक खेमे में चला गया है, यूरोप और अमेरिका जो है एक खेमे में आ गया। तो ये सब मूलतः चल रहा है और लगातार सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ अगर देखी जाए तो वो बहुत मिनिमम है। ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि 8,000 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, ये वेरीफाइड डेटा नहीं है। आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है या न्यूयॉर्क टाइम्स या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होंगे, दिस इज़ नॉट वेरीफाइड डेटा। ये है कि गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है, हमास वालों ने ऐसा कहा है, जैसा वो लोग हॉस्पिटल पे बोल रहे थे। तो ये बिल्कुल अनवेरीफाइड है। और इज़राइल की उन्नत तकनीक जो है पेलने की, वो ये है कि वो बहुत ही प्रिसाइजली स्ट्राइक करते हैं, और जहाँ भी मारते हैं ये, आप सदैव ही देखेंगे कि एक जहाँ पे इनका रॉकेट या मिसाइल गिरता है, उसके बाद फिर दूसरे सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इज़राइल हमास के हथियार रखने के ठिकानों पर हमला कर रहा है। लगातार पैम्फलेट्स हवा में छोड़े जा रहे हैं उन्हीं की भाषा में, गाज़ा वालों की भाषा में, कि आप एरिया खाली करो, क्योंकि इन लोगों ने स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, इन सब में अपने बेसेस बना रखे हैं। एक नेतन्याहू ने वीडियो शेयर किया, वो मैं चाहता हूँ आप देखें। हालांकि यूट्यूब लगातार डिमोनेटाइज कर देता है, तो हम फुल स्क्रीन पे नहीं चलाने वाले हैं कोई भी वीडियो, हम साइड में ही चलाएंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे नेतन्याहू ने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया है कि किस तरह से हॉस्पिटल एक फ्रंट होता है। पहले हॉस्पिटल नहीं बनाते, ये पहले बेसमेंट्स में पूरा हेडक्वार्टर इन्होंने बना रखा है हमास के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का। यहाँ पे फ्यूल स्टोर करते हैं, जनरेटर्स होते हैं, आर्म्स बनाने का है, पूरी मोबिलिटी कैसे होगी चीज़ों की, इनके ऑफिसेज हैं, सब कुछ इनका नीचे रहता है। और ऊपर फिर उसके ऊपर एक हॉस्पिटल बनाते हैं, ताकि इज़राइल चाह करके, मतलब उसके पास जब कुछ नहीं बचेगा तब वो स्ट्राइक करेगा, और वो स्ट्राइक करने के बाद भी हम ये कहेंगे कि देखिए ये हॉस्पिटल पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल वॉर क्राइम हो जाएगा। तो ये सब चल रहा है। टनल्स की अगर बात की जाए तो सोफिस्टिकेटेड टनल्स भी हैं और अनसोफिस्टिकेटेड ऐसे ही जो खोद के बनाए जा रहे हैं, उसका भी एक वीडियो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि लगातार किस तरह से और कितनी लंबी सुरंगें हैं। ऊपर में रहेंगे तो सैटेलाइट से डिटेक्ट हो जाएंगे, ड्रोन से डिटेक्ट हो जाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसलिए इनका पूरा मैकेनिज़्म सब कुछ जो है अंडरग्राउंड चल रहा है और वहीं से ये ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके लिए अब कहा जा रहा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन एक स्पॉन्ज बॉम्ब करके ये इज़राइल के बारे में कह रहे हैं कि वो जब गिरता है तो वो फोम या स्पंज जो है क्रिएट करता है और धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है। तो टनल्स को ब्लॉक करने के लिए कि उसमें कोई जा ना पाए, इसके लिए उस तरह का भी एक प्रेसिजन स्ट्राइक का मतलब ये लोग प्रयोग करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इस तरह का कोई बम जो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और ये एक्चुअल में इंटेंडेड पर्पसेस जो हैं इनके वो सॉल्व करता है कि नहीं। और अभी चल रहा है, अभी सीरिया
लगातार सीरिया के कई मिलिट्री ठिकानों पे भी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने जो है टारगेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब इनके ड्रोन और इनके फाइटर प्लेन्स उड़ रहे थे तो उनकी तरफ से सीरियन टेरिटरी से उसके ऊपर रॉकेट्स और मिसाइल जो है फायर हुए हैं। तो उन्होंने रिटेलिएशन में उन लोगों को भी पेला है और सीरिया वालों ने भी इसका मतलब वहाँ के टीवी चैनल्स ने भी कंफर्म किया है कि आईडीएफ जो है लगातार टारगेट कर रही है। उससे पहले आपको याद होगा 7-8 दिन पहले अलेप्पो के एयरपोर्ट और दमिश्क के भी मतलब ये सब एयरपोर्ट्स को भी इन्होंने टारगेट किया था, क्योंकि वहाँ से भी लगातार गोलीबारी जो है हो रही थी, रुक रुक के, लगातार नहीं, रुक रुक के हो रही थी। लेबनान का हिजबुल्ला इसमें कूदा हुआ ही है। ईरान जो है, ईरान के बारे में भी बोला जा रहा है कि इसमें उनका हाथ है, आईडीएफ ने बोला है कि है। और तुर्की के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी पूरी नेवल फ्लीट जो है 100 युद्धपोतों की जो है वो खड़ी किए हुए। पता नहीं, ये सब मुझे लगता है कि थोड़ा साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है कि ये लोग खाली क्लेम कर रहे हैं कि हम करेंगे, हम भी तैयार बैठे हैं, हम भी तैयार बैठे हैं। यूएस से भी आज समाचार आया है कि यूएस बोल रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू एक्सपैंड, ये युद्ध जो है और भी एक्सपैंड करने वाला है। हालांकि यूएस ने अपने 2-3 जो है कैरियर्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, उसमें थर्ड इनका एक मिसाइल का वेपन सिस्टम होता है वो है, पैट्रियट मिसाइल्स हैं और भी तमाम तरह के सिस्टम्स हैं जो ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि हमारे एसेट्स जो है, मिलिट्री एसेट्स स्टेशनड हैं और एज एंड व्हेन जब नेसेसरी होगा तो हम उनको टारगेट करेंगे। हाल ही में यूएस और कोलिशन फोर्सेस के ऊपर इन लोगों ने टारगेट किया था तो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया था ड्रोन से और ये सबसे मारा है। उनके एक मिलिट्री के जनरल थे, उनका स्टेटमेंट आया था। ईरान और यूएस जो है वो लग रहा है मतलब वो बहुत, आप कह सकते हैं कि एकदम जो हाईली सेंसिटिव और बहुत ही कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कमला हैरिस का स्टेटमेंट आया कि हम अपने ट्रूप्स नहीं उतारेंगे। उन्होंने 60 मिनट्स करके एक इंटरव्यू प्रोग्राम है तो उसमें उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन इसमें संदेह है कि यूएस एक्चुअल में ट्रूप्स उतारेगा कि नहीं, क्योंकि यूएस जो है इजराइल का बहुत लंबे समय से डिफेंस पार्टनर भी रहा है और ट्रूप्स उतारे ना उतारे, अगर इजराइल को ये लोग लगातार वेपन्स भी जिस मात्रा में इनको चाहिए सप्लाई करते रह सकते हैं तो फिर वो मतलब निगेट हो जाता है, उस पॉइंट की आवश्यकता नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास सैनिकों की कमी हो गई है, अभी तो उस तरह का सिचुएशन नहीं दिखता है। हमास बहुत कर रहा है तो वाटर पाइप और ये सब लेके उसमें रॉकेट बना के मार रहा है, तो उससे सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। बट इनकी इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है नहीं और इनके पास फिर आयरन डोम और लेज़र वाला जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि लेज़र से भी ये लोग लगातार टारगेट करके हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें इनके पास है। तो हमास एक तरह से आप कह सकते हैं कि दे आर नो मैच टू इज़राइल, और ख़ास करके जब यूएस इनके साथ हो जाएगा फिर तो मतलब इनके लिए समस्या जो है बढ़ने ही वाली है। एक और चीज़ यहाँ पे देखने योग्य ये है कि कतर में हमास के सारे नेता रहते हैं और यूएस जो है इस बात पे कुछ नहीं बोल रहा है। यूएस कंसर्न है कि आपने जो यहाँ पे किया है इजराइल में वो गलत है और हम मिलिट्री भेज देंगे, हम जो इक्विपमेंट्स देंगे, बम मिसाइल सब देंगे। लेकिन जो एक्चुअल में लीडर्स हैं इनके, जो कतर में खड़े होते हैं, कतर में जो है वहाँ से ये गाइडेंस और तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया कि पिछले 25 वर्षों में कतर ने मतलब तेल तो है ही इनके पास, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ये पंप किया है यूएस में और वहाँ के लॉबिस्ट को, इन लोगों को जो है अपने फेवर में रखने के लिए काफ़ी पैसा खर्चा करके ये सब किया है। इसी कारण से कतर के ऊपर जो है यूएस किसी भी तरह से मतलब वो उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं, वो उनके ऊपर भी उंगली भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इनके जितने लोग हैं सब जाके वो कतर में ही हमास वाले बसे हुए हैं और उस पर यूएस की चुप्पी बहुत कुछ मुझे लगता है कि
कहती है। इन्होंने IDF ने लगातार ऊपर से पर्चे फेंके हैं जिसमें कहा गया कि आप सरेंडर करो, हाथ में सफ़ेद झंडे लेकर के हिलाओ और आर्म्स अगर आपके पास हैं ज़मीन पर रख दो, और जिस तरह से इजरायली सेना आपको बोल रही, निर्देश दे रही है, तो आप उधर बढ़ो और ये लड़ना जो है छोड़ दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। ये पैम्पलेट्स गिरा रही है। इसी के साथ एक और जो घटना हुई है रूस में हुई है, वो एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 3.2 मिलियन लोग रहते हैं, मतलब 32 लाख, और उसका 83% जो है मतलब 25 लाख के लगभग वहाँ मुसलमान रहते हैं। इन लोगों को पता चला कि इज़राइल के तेल अवीव से एक एरोप्लेन आया और उसमें यहूदी लोग हैं, जो रसन यहूदी लोग जो होते हैं वो हैं। इन्होंने एयरपोर्ट के सिक्योरिटी पे पत्थरबाजी की, ये भी वीडियो हमारे पास एविडेंस है, और पूरे एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में ले लिया। एक एक एरोप्लेन जो भी उस एयरपोर्ट पे था उसमें घुस घुस कर यहूदियों के बारे में पूछ रहे थे और फिर उन्हें लिंच करने के लिए तैयार बैठे थे। अब 6 नवंबर तक इस एयरपोर्ट को रूस ने जो है बंद कर दिया है फ़िलहाल, और 60 लोगों को इन लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया है, ये जो एयरपोर्ट की स्टॉर्मिंग चल रही थी वहाँ पे। भारत में भी एक मतलब अब कैसे, भारत में तो उम्मा को लेके मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी भारत में ही रहता है कि उधर कुछ होने वाला होता है और इधर विरोध प्रदर्शन होने लगता है। केरल में एक रैली हुई और केरल की इस रैली को पूरा मतलब कुछ लोग हैं ट्विटर पे, वो इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन और इस तरह से करके विदेशी लोग जो है वो दिखा रहे थे। हालांकि हम सब जानते हैं कि इस तरह की रैलियों में जो भीड़ें आती हैं उनको नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। वहाँ पे खालिद मशाल करके ये हमास का एक नेता है जिस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स मतलब ये चुरा के भाग गया, मिसअप्रोप्रिएशन और ये इस तरह का है, तो इसको बुलाया गया था एज ए स्पीकर और उसने वर्चुअली एड्रेस भी किया। अब उसने ऐसा कैसे कर लिया, इस पे तो इंडियन एजेंसीज़ को, IPS ऑफिसर कौन है, IAS ऑफिसर कौन है उस डिस्ट्रिक्ट का, इन सब से तो रिपोर्ट मुझे लगता है कि मांगी जानी चाहिए, हो सकता है मांगी जा भी रही हो। और यहाँ पे उसने जो बोला, उसने बोला है कि सारे मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार होना चाहिए, हम यहूदियों को मिटा देंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाइए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो पैसे भेजिए हमास को लड़ने के लिए, इस तरह की बातें हुई हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो सोशल मीडिया पे हमास के लिए आप लिखिए, उनके लिए उनकी आवाज़ आप बनिए। ये सारा कुछ जो है केरल में चल रहा था। उसके बाद फिर ब्लास्ट हुआ, हालांकि दोनों चीज़ें अनरिलेटेड हैं, जो ब्लास्ट कल हुआ है और परसों जो वहाँ पे रैली हुई थी। हमास के बारे में एक और बात आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में, हालांकि ये मुझे लगता है कि युद्ध के 7वें 8वें दिन के बाद से ही ये प्रोपेगेंडा चलने लगा था कि हमारे पास अब 1 दिन का तेल बचा है, हॉस्पिटल में जनरेटर नहीं चल पाएंगे, पानी बिजली सब इजराइल ने काट दी है। ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल वालों ने एक फ़ोटो दिखाया, UN वाले जब इस तरह की बकलोली कर रहे थे और ट्वीट कर रहे थे तो इजराइल हैंडल ने उसको कोट करके दिखाया कि ये जो है 5 लाख लीटर जो है मतलब या बैरल वहाँ पे तेल जो है रखे हुए हैं लोग रिजर्वायर में, और वो सारा जो है वो यूज हो रहा है हमास के ही द्वारा। सिविलियंस को फ्यूल नहीं दिया जा रहा है, सिविलियंस को इलेक्ट्रिसिटी और ये सब नहीं दिया जा रहा है। कुछ सिविलियंस ने वीडियो पे आके स्वयं ये क्लेम किया है कि हमारे पास भी अगर जो तेल है वो भी हमास वाले जो है ले लेते हैं, या फिर कोई रिफ्यूजी के लिए इस तरह से कुछ आता है सपोर्ट के लिए तो वो भी हमास वाले हमसे छीन ले रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हमास वालों को तेल लोड करते हुए मतलब जो भी फ्यूल है, पेट्रोल या जो भी है, उनके टैंकर्स को लोड करते हुए ये भी वीडियो साक्ष्य जो है उपलब्ध हैं। ये भी इंटरनेट पे दिख रहा है कि उन्हीं जगहों पे जहाँ पे रिज़र्व फ्यूल आप कह लें या जो भी है, वहाँ पे हमास की गाड़ियाँ आ रही हैं, फ्यूल कर रहे हैं, और वो कहाँ जा रही है पता नहीं है। वो जो है इसी के लिए आप एक बार को सोचिए आप कि इतने दिनों में कैसे तेल ख़त्म नहीं हुआ।
ये कैसे फायर कर रहे हैं अभी तक, कैसे ये जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, वीडियो आप कैसे बना रहे हो, इंटरनेट जब नहीं है कैसे डल रहा है, ये सब ये कहाँ से आ रहा है आखिर। तो इस पे सोचने की आवश्यकता है और हमास जो है उसको कर रहा है। अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से पे चलेंगे जहाँ पे कुछ कन्फेशंस हैं और वीडियोस हैं जो मीडिया को दिखाए गए। ये वीडियो सार्वजनिक नहीं किए क्योंकि इतने क्रूर हैं। उन्होंने बॉडी पे गोप्रो कैमरा स्ट्रैप किया हुआ था, बच्चों को मार रहे थे, बूढ़ों को मार रहे थे, रेप कर रहे थे। ये सब जो है लाइव स्ट्रीम हुआ है और उन सब फुटेज को आईडीएफ ने इकट्ठा किया, रॉ फुटेज, और उसको एक वैश्विक पत्रकारों के एक समूह को बुला करके दिखाया। उनके पास मतलब उनके हाथ से फ़ोन और कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने, मैं दो लोगों का आपको दिखाऊंगा, एक डेविड पैट्रिक काराकोस हैं और एक हैं जोतम कॉन्फाइनो। इन दोनों ने थ्रेड्स लिखे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ब्रुटैलिटी पे इतनी चर्चा हो ही चुकी है, फिर भी ये फर्स्ट हैंड अकाउंट जिन्होंने वहाँ पे देखा है तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इसमें। एक तो इज़राइल नाम का जो हैंडल है ट्विटर पे, एक्स पे, तो उसने स्वयं ही दिखाया है कि उन्होंने 12 मिनट का एक वीडियो है, उसमें हमास के जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं वो कन्फेस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। उसमें एक है कि 15 साल की बच्ची थी, उसको उठाया, उसके साथ सेल्फी लिया, उसको गोली मार दिया इस तरह से। और उसके बाद फिर जब गोली मारा तो शायद एक दो से ज़्यादा गोली मार रहा होगा या माथे में नहीं मारा, जो भी है, तो उसका सीनियर जो उसको बोल रहा है कि मतलब क्यों अब जो मर गया उस पर क्यों गोली क्यों बर्बाद कर रहे हो, इससे हम और भी यहूदियों की हत्या कर सकते हैं। एक एलियाकिम फैमिली है, उन्होंने अपना विवरण देते हुए बताया कि उनके बेटे को इन्होंने पकड़ा और बोला कि तुम सारे नेबर्स के दरवाजे पे चलो, नॉक करो, बोलो कि तुम्हारी मदद करें। नॉक करवाया, ज्यों ही वो लोग गेट खोलते थे, लोग घुसते थे उनके घरों में जा कर के मारते थे। ये है ब्रूटैलिटी। उसके बाद फिर एक आपने संभवतः सुना हो या पढ़ा होगा कि बॉम्ब शेल्टर में लोग जो बच के घुस गए थे उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड्स जो है टॉस किए भीतर में, ताकि वो लोग मतलब अलग स्तर की नृशंसता जो है इन लोगों ने दिखाई है। अब मैं इनका जो है डेविड पैट्रिक काराकोस का थ्रेड में पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें मैं फुल स्क्रीन डालूँगा ताकि आप लोग समझ पाएँ कि क्या वहाँ पे चल रहा था। ये बताते हैं कि जब फुटेज स्टार्ट होता है तो उसमें एक ट्रक है जिसमें हमास के आतंकी उस पर बैठे हुए हैं, वो चिल्ला रहे हैं, खूब गाना गा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और स्ट्रीट में घुसते हैं उसके बाद। और जो भी कार आ रहा है इधर उधर से कहीं से भी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग जो है उस पर लगातार करना आरंभ कर देते हैं। उसके बाद व्हीकल्स से जो भी गाड़ियां हैं, जब मारते हैं लोग मर जाते हैं तो रक्त से सनी लाशों को, शवों को निकालते हैं और चारों तरफ फैलाते हैं ताकि दिखे। जो ये वो आपने देखा हो डेनियल पर्ड का हत्या, मतलब गला कैसे रेता गया था वो। और ये जो है केवल मारते नहीं, वो मैसेजिंग इनकी होती है। ये इस्लामिस्टों का ये पूरे विश्व में एक ही मॉडस ऑपरेंडाई है, सेम तरीके से ये चलते हैं कि हम खाली मार तो हम गोली मार देंगे, मर ही गया, अब ड्रैग करेंगे, उसके बाद फैलाएंगे उससे कि तुम्हारी लाशों को भी हम किस तरह से अपमानित कर सकते हैं या हम कितने ब्रूटल हैं तुम जान लो। इस तरह से वहाँ पे एक महिला की बॉडी उसके बाद फेंक दी जाती है सड़क पे और अल्लाह अकबर की वो जो है लगातार रिपीटेड उनका चैंटिंग वो जो है चलता रहता है। उसके बाद है कि हमास जो है वो एक राउंड अबाउट और सड़क पे आते हैं और वहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से सिक्योरिटी फेलियर है। हालांकि 6:30 बज रहा था।
किबुट्ज़ एरिया में घुसते हैं और वहाँ पे एक ड्राइवर जो है चेक पॉइंट पे उतरता है बात करने के लिए, और एक टेररिस्ट निकलता है राइट से और स्टार्ट कर देता है गोलियां चलाना। गोप्रो फुटेज फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि दिखाया जाता है हमास टेररिस्ट की तरफ से। उसका गन जो है, जैसे वीडियो गेम अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन व्यू जो होता है तो ऐसे करके तो खाली गन ही दिखता है, तो उसके बॉडी पे वो गोप्रो जो है उसके कारण वैसा दिख रहा है और वो लगातार दौड़ता रहता है। वहीं उसको एक कुत्ता जो भौंकता हुआ दिखता है, अपना राइफल वो झुकाता है, एम करता है और कुत्ते को मार देता है। 2-3 गोलियां उसको मारता है। उसके बाद फिर कुछ फुटेज हैं जो कार के हैं, डैश कैम से कैसे एक के बाद एक कार से लोग जा रहे थे और उसके डैश कैम में वो फुटेज रिकॉर्ड हुआ है कि वो खड़ा है रोड पे कि जो भी आएगा उसको हम गोली मारेंगे, और एक एक करके गोली मारी जाती है। एक फुटेज है कि एक व्यक्ति है, ऑब्वियस सी बात है 6:30 बज रहे हैं, अंडर पैंट्स में है, अपने बच्चों के साथ वो भाग रहे हैं चिल्लाते हुए। हमास के टेररिस्ट आते हैं और फिर गोली मारते हैं, मतलब, और दोनों बच्चों को जो है वो हॉस्टेज एक तरह से बना लेते हैं और उसको एक रूम में ले जाते हैं। और बहुत ही मुझे लगता है कि हृदय विदारक है। अगला है कि एक आदमी है फुटबॉल शर्ट में, खून में सना हुआ है, चिल्ला रहा है। हमास टेररिस्ट जो है वो जूता एक वहाँ से उठाता है और उसके बाद सर पे अल्लाह अकबर बोलते हुए लगातार मारता है। तो ये मारना उद्देश्य नहीं है। आप देखिए अल्लाह अकबर, और फिर उसके बाद फिर पार्टी वाला जो वहाँ पे चल रहा था, म्यूजिक फेस्टिवल था, वहाँ पे जाता है, सबको कार से खींच करके निकाला जाता है, लाशों को जो है डर्ट में फेंका जाता है। वहाँ चारों तरफ से हमास के टेररिस्ट उसको घेरते हैं और नाचते गाते और करते हैं। एक हैंडकफ्ड, मतलब हाथ में हथकड़ी लगाए हुए फीमेल होस्टेज है, उसको जो है ड्रैग किया जाता है। और ये फुटेज तो हम सब ने देखा होगा, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब एक ऑडियो स्क्रीन पे चलाया जाता है, उसमें बोल रहा है कि अब्बू मैंने 10 यहूदियों को मार दिया है। अपना व्हाट्सएप आप चेक कीजिए, मैंने सबके फ़ोटो आपके व्हाट्सएप पे भेजे हैं। मैंने 10 यहूदियों को मारा है अपने, मतलब इन्हीं हाथों से 10 यहूदियों को मारा है अब्बू। आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए और मेरे लिए आप गौरव का अनुभव कीजिए कि आपके बेटे ने मतलब कितना कमाल का काम किया है। उसके बाद फिर एक वृद्धा को मारने का शॉट है और इसमें बोला जा रहा है कि छोटी छोटी रक्त की नदियां एक तरह से वहाँ पे थिक ब्लड की बह रही थी। उसके बाद फिर आता है जलाए हुए बच्चों के शवों की तस्वीरें, और ये इतने छोटे छोटे हैं कि एक वही जर्नलिस्ट जो ये लिख रहा है डेविड, वो बोलता है कि मेरे साथ में एक नया पिता जो बना था वो भी जर्नलिस्ट था। उसने बोला कि ये जितने टॉवेल में ये आ रहा है, जिस टॉवेल में वो बच्चे हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं नवजात से 1 महीने के उम्र के, 1-2 महीने की उम्र के होते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह की नृशंसता वहाँ पे चल रही थी। फिर एक में है ऑफिस में जाते हैं, एक बंदा छुप जाता है, उसे कुरान के बारे में पूछता है, वो नहीं बता पाता है, उसको गोली मार देता है। ये सारा यहाँ पे चल रहा था और ये एक आदमी का है। फिर दूसरे का, एक का जोतम कॉन्फाइनो है, उसका थ्रेड है, उसमें भी उसने वही मतलब कोरोबरेट कर रहा है जो पिछले डेविड का थ्रेड था उसी का था। और किस तरह से एक इसमें से कुछ मैं पढ़ूंगा। एक बच्ची है जो छोटी बच्ची है, 7-8 साल की है, वो टेबल के नीचे छुपती है और पहले ये लोग बात करना चाहते हैं, उसको निकालना चाह रहे होंगे कि बाहर आ जाओ, नहीं आते, उसको गोली मार देते हैं। कई लोग हैं जो कारों में मारे गए हैं अल्लाह अकबर बोल बोल करके।
एक घर को आग लगा रहे हैं, एक इजरायली सोल्जर को बिहेड कर रहे हैं, बच्चों के शव हैं जो दैट इज़ बर्न बियॉन्ड रिकॉग्निशन, ये सारा चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूरे विश्व को जो है अभी ये बता रही है कि इस्लामी आतंक का विभत्स चेहरा किस तरह का दिखता है। हम और आप अपने घर में बैठे हुए जो हमास के समर्थन में कि नहीं नहीं ऑक्यूपाई किया और ये जो है रेजिस्टेंस है, ये लोग मतलब जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये नृशंसता किस स्तर की है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग भारत में जो इनके समर्थक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से पैलीवुड, एक पैलेस्टाइन के जो अभी हॉलीवुड स्तर के जो नौटंकियां चल रहे हैं उस पर भी एक आया था, उसको स्ट्रेचर पे लाद के ले जा रहा है, वो बोला जा रहा है वो मर चुका है, और वो बीच में लग रहा है कि कोई आने से रह गया तो वो मरा हुआ आदमी जो है बोलता है इधर आ जाओ, उसको आने दो, फिर वो आता है, फिर वो आदमी दोबारा मर जाता है। बाकी आपने सॉफ्ट टॉयज वाला और ये सब तो देखा ही होगा। इसी तरह बच्चों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हो रहा है। खूब सारे बच्चे, हम आपको दिखा नहीं सकते, यहाँ पे डिमोनेटाइज हो जाएगा वीडियो, संभावना है कि ऑलरेडी हो चुका हो जब तक आप ये देख रहे हो, फिर भी हम रिस्क लेते हैं क्योंकि कुछ बातें जो है बताना आवश्यक है। बच्चों के बारे में है, अलग अलग तरीके से, किसी पे है कि मुंह पे खूब धूल मिट्टी है, हाथ वाथ जो है एकदम क्लीन है, वो लग रहा है कि मेकअप करने वाला हड़बड़ी में जो है वो भूल गया। बाकी बीच बीच में आपको बताया जाएगा कि नहीं वो जो गुड्डा नहीं था वो हाथ में, वो एक्चुअल में बच्चा था। ठीक है, मान लेते हैं एक्चुअल में बच्चा था। 2000 बच्चे जो है मार दिए गए। कहाँ है 2000 बच्चे? 3 बच्चों के शव जो कफन में लपेटा हुआ है वो दिखा रहा है और उस पर चिल्ला रहे हैं कि 2000 बच्चे मार दिए। कौन इस डेटा को वेरीफाई करेगा? कहाँ है वो 2000? इजराइल वालों ने तो भाई बताया कि उनके इतने बच्चे जो है मारे गए हैं। उनसे तुम मांग रहे थे कि बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। उन्होंने फोटो बताया, नाम बताया, आयु बताया, वो कहाँ थे, ये सब कुछ करके उन्होंने तो पब्लिश कर दिया था। तुम क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम, अगर बच्चे मरे भी हैं, ऐसा मतलब देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि सिविलियंस इसमें मर रहे हैं, लेकिन अगर मर भी रहे हैं तो तुम एक तरफ इजरायली बच्चों को देखो और एक तरफ इनको देखो, कितने मरे हैं, कहाँ है वो? उनकी फोटो क्यों नहीं है? अगर इतने बच्चे मर रहे हैं जितना तुम क्लेम कर रहे हो तो एविडेंस कहाँ है? कम से कम तुम्हारी तरह तो उनको जला नहीं रहे ना जीवित, उनकी गर्दनें तो नहीं काट रहे हैं। और फिर जो पिछली बार के वीडियो में मैंने बताया था कि ये लोग झूठ का बोल रहे थे कि नहीं ये तो AI जनरेटेड इमेज है, मतलब जब तुम्हें सबूत दिया जाए तो वो AI जनरेटेड हो जाता है और तुम्हारा अपना जो है पूरा मेकअप करके और ये सब करके आते रहे, वो जो है वो हम विश्वास कर लें। अब एक सवा नकवी का ट्वीट है, मतलब ये भारतीय मुसलमान या भारतीय जो भी हमास के समर्थक हैं उनके लॉजिक आप देखिए। ये बोल रही है कि आप ये डिस्प्रोपोर्शनेट है और इज़राइल की आर्मी एकदम सोफिस्टिकेटेड है और वो कैसे मतलब गाज़ा पे ये कर सकती है, दोनों में कोई मैच ही नहीं है। तो ये तो आपको तभी सोचना चाहिए था जब आप बंदूक लेके उनके घरों में घुसे। तो आपको पता नहीं था इज़राइल तुम्हारी क्या हालत करेगा? आपको आइडिया नहीं था कि तुम्हारे देह में जितने छिद्र होंगे उन सबको सेटिस्फाई कर देगा इज़राइल? तो अब जब उन छेदों में रॉकेट जा रहे हैं और इज़राइल बहुत प्रेसिजन स्ट्राइक करता है, जैसे ये रॉकेट है और ये हमास वालों का छेद है, तो वो अच्छे से जाता है, उनका उसी छेद में जाना है और वहीं फटना है, और उसके बाद फिर उसके बगल में जो भी एम्यूनिशंस का डिपो और ये सब हो तो उसमें जाके वो फटता है। तो इज़राइल तो इतना अच्छा टेक्निक से मारता है। तो जब तुम्हें मालूम था कि इज़राइल वाले तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं तो तुम अपनी गए ही क्यों थे? ये तो वही हो गया ना
अब ठीक है, अब तुम्हारी माँ बकरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो काम चला लोगे। अब इजराइल वाले पेल के जा रहे हैं, तो अब जो है इनको दर्द हो रहा है कि नहीं डिस्प्रोपोर्शनेट है और ये सोफिस्टिकेटेड है। मतलब क्या चाहते हो कि अब इजराइल वाला भी कहे कि नहीं, हमास वाले जो है उनके पास वाटर के पाइप वाला रॉकेट है, हम भी उसी से बनाएंगे, अब फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और उसके बाद हम मारेंगे। ऐसे होता है क्या सभा जी? एक फिर इजराइल वालों ने पोस्ट किया, कुछ चीज़ें इतनी आपको भावुक बना देगी। इतने लोग मरे, 1400 लोग मरे, उसमें कई ऐसे थे जिनके शिशु थे, नवजात छोटे छोटे बच्चे जो मदरलेस फादरलेस हो गए हैं। उनके लिए इजराइल की माताएं जो है अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पाउच में स्टोर करके भेज रही हैं। एक तरफ ये बच्चे हैं और एक तरफ फिर वही सबा नकवी और ऐसे लोगों का प्रोपेगेंडा है। एक और प्रोपेगेंडा आपने देखा होगा कि 2 महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाएं थे, मुझे लगता है कि 70-80 वर्ष की या उससे भी अधिक की होंगी, उन दोनों को छोड़ा गया था हमास के द्वारा। क्यों छोड़ा गया था भगवान जाने, छोड़ा गया। और उन्होंने आके लंबा स्टेटमेंट दिया कि उनको कैसे पकड़ा गया, ड्रैग किया गया मोटरसाइकिल पे, जैसे लकड़ी को रखते हैं, ये मोटरसाइकिल है और ऐसे रखा हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ लटका के, और खेतों के बीच से ले जाते रहे, सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की, मारा पीटा, घाव दिए उसको। ये सब कुछ हुआ और उसका पति अभी भी कैप्टिव है इन दोनों का। और उसके बाद फिर उसी क्रम में एक जगह पे वो बोलती है कि हमसे पूछा खाना खाया कि नहीं, हमसे पूछते थे और हमें बोला कि हम लोग मुस्लिम हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम तुम्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं पहुंचाएंगे, ये सब बोला। तो फिर क्या हुआ कि ये जितना ये जो गैंग है हमास की चाटने वालों का, वो पूरा गैंग जो है कि देखो हमास तो बोल रहा है हम कुरान वाले लोग हैं, हम इस्लाम वाले लोग हैं, हम आपको हार्म नहीं करेंगे। कितनी गजब की बात हो, कितनी अच्छी बात हो। आप सोचिए 1 मिनट के लिए, किसको डिफेंड कर रहे हो भाई? जिसने बच्चों की हत्या की है, जिसने युवतियों का रेप किया है, युवतियों की शवों के साथ रेप किया है, युवतियों के शवों के बीच में जो उनके दोस्तों के थे, मित्रों के थे, उन शवों के बीच में रखकर उनका रेप किया है। यहूदी या काफिर, अभी यहूदी का संदर्भ है इसलिए यहूदी मैं बोल रहा हूं, जहां मिले, जैसे मिले, जिस तरह से, जितने क्रिएटिव तरीके से उसकी हत्या कर सकते हो वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद हॉस्पिटल वाला प्रोपेगेंडा याद होगा कि नहीं, 800 लोगों को मार दिया, इजराइल ने हॉस्पिटल पे मार दिया। बाद में बोला एक फ़ोटो कहाँ है हॉस्पिटल को, तो एक पार्किंग लॉट का दिया। पार्किंग लॉट में दिखा कि हाँ 10-20 कारें थी, वो जली हुई थी। और जिस तरह का ये बोल रहे हैं कि एम्यूनिशन का यूज हुआ था, उसका क्रेटर बहुत बड़ा होता है, वो भी प्रपंच नहीं चला कि बच्चों को मार दिया। सो कुछ एक भी शेड ऑफ एविडेंस नहीं है, इन्होंने खुद ही वहाँ पे मार लिया था और ये इनकी पुरानी तकनीक थी। अब वो जो है आउट ऑफ क्वेश्चन चला गया, अब उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि ऐसा एक्चुअल में हुआ भी था। अब एक है, अब ऐसे भी लोग हैं भारत में जो बोल रहे हैं कि हमास जो आज कर रहा है वो भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद या जिससे भी ये कंपेयर कर रहे हैं इंडियन रिवॉल्यूशनरी और क्रांतिकारियों से, कितने लोग इसमें रेपिस्ट थे, कितने लोगों ने बच्चों की हत्याएं की थी, एक भी है एविडेंस? उल्टे हमारे 16 साल के खुदीराम बोस को फांसी पे लटका दिया गया, जो कि अलाउड नहीं था। अंडर एज टीनेजर्स को इस तरह से अंग्रेज मारते थे। भारतीय लोगों ने अगर, जो भी हमारे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने अगर रिवेंज भी लिया, बदला भी लिया, तो किनका लिया है?
सैंडर्स को मारा, या उधम सिंह जो मारने के लिए वहाँ पे गए थे उसको। तो इस तरह के लोग हैं। जनरल डायर है ये जिसने जालियांवाला और ये इस तरह के काम करवाए थे। तो उनको तुम क्या कंपैरिजन कर रहे हो कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी अपने सैनिकों को बोलते थे जाके घुस के रेप करो लोगों का। ये पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं माँ बाप ने कहाँ भेजा था और क्या विकृति इन लोगों का। खैर रहने दीजिए। आरफा का एक ट्वीट है, आरफा जी ने शेयर किया है और हमास वाले का लॉजिक देते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि फिर तो अगर अभी बोल रहे हो कि इज़राइल जो कर रहा है, चूँकि अभी प्रेजेंट यही है कि इज़राइल का वर्चस्व है वहाँ पे, इसलिए इस स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो फिर ब्रिटेन के खिलाफ भारतीय लोग क्यों विद्रोह कर रहे थे? क्या ब्रिटेन, मतलब इंडिया को फिलिस्तीन से ये लोग पैरेलल बता रहे हैं और ब्रिटेन को बोल रहे हैं कि इज़राइल है ऑक्युपाई कर लिया था। ऑन द फेस ऑफ इट आपको भी लगेगा कि हाँ भाई हम लोग भी तो इसी तरह से ऑक्युपेशन से ही लड़ रहे थे। इज़राइल और फिलिस्तीन का, इज़राइल यहूदियों का एकमात्र पूरे विश्व में राष्ट्र है और बहुत छोटा सा है। 0.4% ऑफ अरब वर्ल्ड, वो जो पूरा है 0.4%, 4 भी नहीं, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं है। इज़राइल का 4000 साल का हिस्ट्री है उसी लैंड पे। 2000 साल के बाद वहाँ पे क्रिश्चियनिटी आती है, उसके 700 साल बाद इस्लाम आता है, उसके बाद ऑक्युपेशन होता है, यहूदियों को मारा जाता है, काटा जाता है, फिर उठते हैं, फिर डूबते हैं, पूरी दुनिया में फैलते हैं, बचते हैं, वापस आते हैं और फिर एक स्टेट क्रिएट होता है इज़राइल का। 4000 साल। क्या भारत के साथ ऐसा हुआ था? क्या भारत में जो ये ब्रिटिश लोग आए थे उनकी धार्मिक जगहें यहीं पे, चर्चेज उनकी यहाँ पे थी? क्रिश्चियनिटी का जन्म क्या भारत में हुआ है? तो जब ये सब नहीं है तो किस तरह के पैरेलल्स ढूंढे जा रहे हैं? भारत में वो लोग बाहर से आए, हमारा रिसोर्स लूटना आरंभ किया, हमारे ही लोगों ने उनकी सहायता की और फिर जब उनको लगा कि अब अधिक नहीं लूट सकते, जब पूरी दुनिया से उनको भगाया जाने लगा, यूनाइटेड नेशंस बनता है, तब जाके अंग्रेजों ने ये जगह छोड़ दी। जब लूटने लायक कुछ नहीं बचा तब। स्वतंत्रता संग्राम एक सतत प्रयास था, अंग्रेज चाहते तो लगे रहते। हाँ, आने वाले 10 वर्षों में हो सकता है कि हम खदेड़ देते, लेकिन 47 में जो हुआ वो ऐसा नहीं था कि हमने पूरा लड़ करके कि नहीं एकदम भगा देंगे, भागोगे नहीं। वैश्विक परिस्थितियां उस तरह की थी कि उनको वहाँ से जाना पड़ा, और नहीं जाते तो हो सकता है हम तो 1911 में, 1914 में, 1921 में, ये सब वैसे डेट्स हैं जहाँ पे भारत चाहता तो अंग्रेजों की सहायता ना करता और गांधी नेहरू जैसे लोगों के चक्कर में आके हम उनके चक्करों में फंसे, अंग्रेजों का विश्व युद्धों में जो है सहयोग किया, हमारे लोग भी मरे और वो यहीं पे जमे रहे। तो दोनों में कोई पैरेलल नहीं है। इसलिए जो भी वही बोलते हैं कि पढ़ा लिखा मुसलमान भी अपनी वाणी का या अपने शब्दों का प्रयोग इस तरह से करता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टिफाइड है उसको डिफेंड करने के लिए इस तरह के लॉजिक लाता है कि तो अंग्रेज को तुमने क्यों भगा दिया, अंग्रेज भी तो यहाँ पे आए थे, वो भी उस वक्त पावर की पोजीशन में थे तो उसको स्वीकार कर लेते। उसके बाद एक जुबैर का एक केरल वाले पे ट्वीट है। हालांकि जुबैर को अब छोड़ देना चाहिए, वो आजकल जो है इसी बात पे ही थ्राइव कर रहा है कि मैं कुछ लिखूंगा और फिर जो है राइट विंग वाले आके जो है गाली गलौज करेंगे या जो भी एम्पलीफाई करेंगे। तो उसको त्याग दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। हर कुत्ते को जो है ढेला मारना आवश्यक नहीं होता है।
कुत्ता जा रहा है सड़क पे, उसको जाने दीजिए। कुत्ते का जीवन वही है, वो इधर उधर नाली में मुंह मारेगा, कहीं कुछ टट्टी मिलेगी, नैपी में कुछ फंसा हुआ है उसको चाटेगा। तो इस तरह के लोग वैसे ही हैं, लेट देम बी, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये गटर में पाए जाते हैं, ये सड़क के किनारे कहीं सोए रहते हैं। हर ऐसे को बिना काम का ढेला 2 बार भौंकेगा, भौंकने दीजिए। भगवान ने मुंह दिया है, भौंकेगा। सॉरी, भगवान ने तो नहीं दिया, भगवान ऐसे लोग पैदा नहीं करता, जो भी है। तो जिसने भी मुंह दिया है, जहाँ से भी ये लोग मैन्युफैक्चर होके आते हैं, बोलने दीजिए। उसका काम है बोलना लिखना हर बात पे। हाँ, कुछ एकदम ही प्रपंच कर रहा है तो वी नीड टू कॉल इट आउट, लेकिन हर बात पे जाके उलझने की आवश्यकता जो है ऐसे लोगों पे नहीं है। अब ये इसने क्या लिखा कि केरल की बॉम्बिंग जो हुई उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे राइट विंग वाले कि मुसलमान का नाम आएगा, और नहीं आया। भाई सही बात है, उसमें कोई डोमिनिक मार्टिन नाम का, लेकिन तुम ये बताओ जुबैर कि तुम्हें आश्चर्य कब होता है? तुम्हें भी आश्चर्य तभी होता है कि अरे मुसलमान नहीं है बॉम्बर। तुम्हें तब आश्चर्य होता है कि अरे, तो तुम भी एक्सपेक्ट करते हो कि जितने टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उसमें किसी मुसलमान का ही नाम आए, और एक डेटा निकाल लो। आश्चर्य सबको होता है कि अरे ये बॉम्बर मुस्लिम नहीं है। अच्छा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन तक पहुंचने से पहले क्या ऐसा हुआ है जुबैर? कितना एक्सपोज अपने आप को लगातार, मतलब तुमने ये लिखा, इतना एविडेंस हर दिन आता है जुबैर मुसलमान आतंकियों के बारे में कि 30-40 वर्ष तक पूरा विश्व, हर एक व्यक्ति इनके बारे में लिख सकता है कि इन्होंने वहाँ बम फोड़ा, इन्होंने वहाँ बम फोड़ा, इधर रेप किया, उधर जो है हत्या की, उधर जो है बच्चे को जला दिया, उधर किसी की गर्दन काट दी, उधर पत्रकार को मार दिया, यही सब चलता है। तो तुम किसको बचा रहे हो कि केरल में जो डोमिनिक मार्टिन निकल गया? भाई तुम्हारी पूरी कम्युनिटी जिसको तुम शील्ड कर रहे हो, टेररिस्ट कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये आतंकियों के समूहों को, जैसे हमास है, जमीयत इस्लामी और लश्कर तैयबा और आईसिस और फलाना ढिमका है, तुम किनको शील्ड कर रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या पंचर साटते हैं बैठ के, या फल बेचते हैं? इनको आज अभी तुम ट्वीट टाइप करोगे और अगले मोमेंट में ये साले कहीं बम फोड़ देते हैं। ये है कि तुम वाइट वॉशिंग में लगे रहो और ये एकदम तत्पर हैं कि नहीं, मुझे बताना है कि मैं कितना बड़ा टेररिस्ट हूं और मैं सारे काफिरों का खात्मा कर दूंगा। तो बचाना बंद करो, और आप लोग भी हर कुत्ते को, हर सुअर को जो राह चलता है उसको ढेला मारना जो है वो बंद कीजिए। हमास जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक अभी ही हमास का ऑफिशियल कोई गाजी अहमद करके है, वो बोल रहा था, मतलब सब चीज़ आप सोचिए कि एवरीथिंग इज आउट इन द ओपन, सारे एविडेंस, सब कुछ दिख रहे हैं, वीडियो एविडेंस है, और ये बोल रहा है कि नहीं, हम लोग ने जो 7 अक्टूबर को किया वो मिलिट्री ऑपरेशन था, हमने मिलिट्री वाले लोगों को मारा, हमने सिविलियंस को नहीं मारा है। आप सोचिए, ऑडेसिटी देखिए। और ये उनका विश्वास अर्जित करना चाह रहे हैं, जुबैर टाइप के ही लोग हैं, सबा नकवी, आरफा है, सायमा है, सोनिया गांधी है, इस तरह के लोगों का, जो कहेंगे कि नहीं नहीं, इजराइल जो क्लेम कर रहा है ना वो प्रोपेगेंडा है। हमास वाले, अब देखिए समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, इस व्यक्ति ने 20 दिन के बाद इंटरव्यू दिया है, पीछे इसका कुछ नहीं है कि इसने कुछ इस तरह का बोला हो। आज बोल रहा है जब लोगों की स्मृतियों से धीरे धीरे ये क्षीण होते चला जाता है। आज बोल रहा है नहीं, वो तो मिलिट्री ऑपरेशन था, हमारे तो लोग गए थे और रेजिस्टेंस है और ये हम कर रहे, उनको मार रहे हैं। आपको विश्वास दिला दिया जाएगा
कि जो मरे वो सिविलियंस नहीं थे, वो एक दो इधर उधर मर गए होंगे, मोस्ट ऑफ देम वर मिलिट्री पर्सनल। मोस्ट नहीं, उसमें से 1-2% भी मिलिट्री पर्सनल नहीं थे 1400 लोगों में जो मरे हैं। सारे के सारे सिविलियंस थे, निर्दोष नागरिक जो सो रहे थे, जिनके घरों में घुस के मारा गया, जिनके घरों में वो घुस नहीं पाए, बाहर से आग लगा दिया गया, और जब लोग बाहर निकल के भागने लगे तब उनको गोली मारी गई। बच्चियों का रेप किया गया, गर्दनें काटी गई। प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, फायरिंग भी इनका चल रहा है, अभी भी बम भी ये लोग लगातार बरसाए रहे हैं, और इनके साथ इधर उधर से भी बाकी भी लोग मार रहे हैं। अब जो मैंने सबसे पहले बिंदु में आपको बोला था कि ये एक तरह से एक बिजनेस मॉडल यूक्रेन वाला जो है उसको यहाँ पे अप्लाई करने की चेष्टा हो रही है। अपने पास कुछ है नहीं इनके यहाँ लड़ने के लिए, मतलब अगर ये पाइप काट के जो रॉकेट बना रहा हो तो आप सोचिए कि उनका मतलब, अगर हम MBA के उसमें बोलें, शब्दावली का प्रयोग करें, शू स्ट्रिंग बजट है उनका युद्ध लड़ने का। ये चाह रहे हैं कि हम प्रोपेगेंडा के माध्यम से या वीडियो दिखा करके या हम रो करके गा करके विश्व को मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम या प्रो फलस्तीन और प्रो इजराइल, ये दो खंडों में हम विभक्त कर दें, और उसके बाद एक तरफ के लोगों से बोलें कि हमारा प्लाइट देखो, हमें खाना पीना नहीं। याद कीजिए यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने क्या बोला था कि हमें तुम्हारा ये सब एड फेड नहीं, हमें पैसा चाहिए और हमें बम और हथियार चाहिए लड़ने के लिए। यहाँ पे भी वही होने जा रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा वैसे वैसे आपको ये दिखेगा कि मोर एंड मोर कंट्रीज आर सेंडिंग देम वेपन्स, मनी, और ये पैसे लेके हमास वाले भाग जाएंगे कतर। फंड जो अभी तक, इसकी स्थिति क्यों है ऐसी गाजा वालों की, आप सोचिए एक बार, क्यों ऐसी स्थिति? पूरा विश्व तो इनको डोनेट करता है। पूरा विश्व जब इनको डोनेट कर रहा है तो इनकी स्थिति इतनी विकट क्यों है? क्योंकि वो फंड जो है हमास वाले ले लेते हैं, जो गाजा के लोगों के लिए होता है। तो हमास वाले वो पैसा भी ले जा रहे हैं, फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग और ये सब कि नहीं हमें जिहाद करना है, जिहाद करना है, ये सब करना है। तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन गया है, और इससे जो है US का भी हित सत्ता है कि भाई हमारे यहाँ वेपन्स बन रहे हैं, ले जाओ लड़ो, जितने अधिक युद्ध होंगे उतना जो है इनकी इकोनॉमी जो है थ्राइव करती है दूसरों को लड़वाने में। अब पांचवा और अंतिम बिंदु यह है कि इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि US के प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आया है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन G20 में जब से भारत, US और एक ये मिडिल ईस्ट इधर जो कॉरिडोर बन रहा था, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, उसी के अनाउंसमेंट के बाद इस तरह के ऑपरेशन को हमास जब अंजाम देता है, इसका मतलब है कि देयर आर पीपल हु डोंट वांट दिस टू हैपन। तो ये एस्पेक्ट भी एक है जिसको जो है वी जस्ट कैनॉट इग्नोर, कि ये उनके लिए और उन देशों के लिए, आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि इनके जो हमास के जो मित्र राष्ट्र हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लमैटिक था कहीं ना कहीं। तो फिर जो भी हमास के साथ के लोग हैं उन्होंने बोला होगा कि अगर तुम अभी ये स्थिति ला दो तो ये पूरा प्रोजेक्ट या तो होगा ही नहीं, टेक ऑफ ही नहीं करेगा, या फिर ये डिले होके 2 साल 3 साल या हो सकता है और भी 5 साल 10 साल लग जाए। क्योंकि जिस तरह की तबाही मच रही है गाजा में, और जैसे ही एक्सपैंड करेगा तो उसकी लपट जो है वहाँ तक पहुँचेगी। जो पोर्ट्स या बाकी मतलब ट्रेन का रूट है और ये सब है, वो जो पूरा कॉरिडोर है, तो अफेक्ट होगा, ये भी देखना चाहिए। फिर कतार वालों ने हमारे 8 नेवी ऑफिशियल्स को डेथ सेंटेंस दे दिया। इस पे उन्होंने कोई भी, देयर इज नो श्रेड ऑफ एविडेंस, ये खाली बोल दिया कि ये इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे। यहाँ पे आप सोचिए, भारत का नेवी का ऑफिशियल इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहा है कतर में, कितना कन्वीनियंट है सब कुछ। और ये तभी कर रहा था जब अभी
ये हमास वाला हुआ और इसमें भारत जो है नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े दिखते हैं। तो इसमें भी हालांकि आगे चल रहा है और इन लोगों ने ना तो कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिखाया है कि आप किस आधार पे बोल रहे हैं, कोई भी ठोस साक्ष्य जो है अभी तक इन्होंने नहीं दिखाया। अब सोनिया गांधी का एक आर्टिकल आया है। सोनिया गांधी जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और सोनिया गांधी जैसे लोग चिंतित हों तो मतलब हमें भी चिंता जो है करनी चाहिए। एक भी जगह पे उन्होंने हमास को टेररिस्ट नहीं बोला है, कहीं पे नहीं। एक आर्टिकल छपा है, आपके स्क्रीन पे है। और जो आप ये रो रही हैं सोनिया गांधी की इतने लोगों की हत्या हो गई, ये इनह्यूमन है, ह्यूमैनिटी जो है ट्रायल पे है, फलाना ढिमका, इस तरह के कोई प्रूफ नहीं है कि एक्चुअल में इतने लोग मरे हैं। ये सब हमास का प्रोपेगेंडा है और ये प्रपंच चल रहा है और उसी को जो है एक तरह से अखंड और अकाट्य सत्य मान के ये चलने को विवश हैं, ये चल रहे हैं। ये जो एक जगह पे, हालांकि सोनिया गांधी का आर्टिकल में ऐसा कुछ नया नहीं है जो 5-10 ट्वीट का कॉपी पेस्ट करके आप लिख देंगे। कोई भी एक हमास सिंपैथाइजर जो लिखेगा वही सोनिया गांधी ने लिखा है कि इतने मर रहे हैं, हमास वालों का दोष अगर है भी तो गाज़ा के सिविलियंस का क्या दोष है और डिस्प्रोपोर्शनेटली कैसे मारा जा रहा है। एक सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री है, जो मतलब आप कुछ दिन सबा ने लिखा, कुछ आरफा ने लिखा, कुछ साइमा जो है वो गा रही थी, कुछ ये सब को मिला दीजिए, सोनिया गांधी का ये आर्टिकल बन जाता है। सोनिया आगे लिखती हैं कि इज़राइल वाले कैसे उसे ह्यूमन एनिमल्स कैसे कह सकते हैं गाज़ा के लोगों को, जबकि गाज़ा के लोगों को ह्यूमन एनिमल्स नहीं बोला गया था। ह्यूमन एनिमल उनको बोला गया था जो टेररिस्ट हैं, हमास के लोग हैं, जिन्होंने बच्चों की हत्याएं की, युवतियों का रेप किया, वृद्धा महिलाओं का रेप किया, बच्चों को उनके माँ बाप के सामने में मारा है, गोली मारी है, गला रेता है, उनको बोला है। तो इन लोगों को तो एनिमल भी नहीं कहा जाना चाहिए। इन लोगों को जो भी कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया जाए वो भी कम होगा, क्योंकि हम और आप ऐसे लोगों से हमारा आपका कभी सामना होता नहीं है। तो सोनिया गांधी बेसिकली यहाँ पे कांग्रेस का क्या पोजीशन है और कैसे हम फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये लोग उसी लॉबी के हैं जो टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज़म को, नरसंहारकों को, आतंकियों को, वामपंथी आतंकियों को, उग्रवादियों को, इन सब को ये लोग सदैव ही चाशनी में लपेट करके कि नहीं नहीं ये तो रेजिस्टेंस है, ऑक्यूपेशन हो रहा है, इनके साथ हिंसा हुई, गरीबी भी एक तरह की हिंसा है, ये सब कह के ये लोग वायलेंस को, क्रूरता को, नृशंसता को लेजिटिमाइज करते हैं। और वहीं यहाँ पे कांग्रेस जो है, आप सोचिए कि सोनिया गांधी को इस बात पे एडिटोरियल लिखने की क्या आवश्यकता थी, किसी और नहीं लिखा है, ये अपना नाम वहाँ पे लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई होगी, कितना प्रेशर होगा इसके ऊपर कि इसको इस तरह से लिख के छपवाना पड़ा है। आप इसे इस एंगल से देखिए। और भारत में तो आपको दिख ही रहा है कि केरल से लेके जेएनयू तक और हर जगह पे इस तरह की छिटपुट रैलियां जो है आरंभ हो चुकी हैं। ये मुझे लगता है कि इस बार का ये लोग वही है कि मिनिएचर छोटे छोटे जगहों पे आपको इस तरह के आंदोलन, इस तरह की दुर्घटनाएं, ये सब आने वाले समय में 2024 तक आपको चुनाव तक ये दिखेंगी। इसके लिए हम और आप तैयार रहें। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।